अब तो मुझे यार थोड़ा-सा डर लग रहा है कि कहीं रॉक अपने कैरेक्टर में घुस के कहीं सच में ऐसी चीज़ें ना कर दें, जो कि रियल लाइफ़ में लोगों के लिए प्रॉब्लम ना खड़ी कर दें। ये कल जो मंडे नाइट रॉ में रॉक और रोमन रेंज ने मिलके बजाया था, वहाँ से ये फुटेज देखो आप, रॉक ने रेफरी को भी मार दिया बेल्ट से। वो रेफरी आ रहा होता है तो जैसे अंडरटेकर नहीं करते थे, जैसे उस रेफरी को डरा देते थे वो, लेकिन उसे डराते थे। भाई यहाँ पे रॉक ने सच में वो बेल्ट जो है खींच के मार दी, जब वो सेथ रॉलिन्स से रेफरी हाल-चाल ले रहा होता है कि भाई तुम सही हो या फिर नहीं, जब रेफरी सेथ रॉलिन्स का हाल-चाल ले रहा होता है। तो ये करके तो रॉक अपने मतलब कैरेक्टर को नेक्स्ट लेवल पर ही लेके जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने पास जो फ्रीडम है ना रॉक को, जो वो टीकेओ बोर्ड के मेंबर भी हैं, उसका फायदा भी अच्छे से उठा रहे हैं, जो कि ऑडियंस के ही हित में है। कहां पहले लग रहा था कि बंदा अपनी पावर्स का यूज करके अपनी हिसाब से चीजें कर रहा है, लेकिन अब पावर्स का यूज हो रहा है ऑडियंस के पक्ष में, इसलिए वो है पीपल्स चैंप। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। बस अब 4 ही दिन रह गए हैं रेसलमेनिया के लिए। एक्साइटमेंट है इसकी नेक्स्ट लेवल पर ही, और इससे ज्यादा क्या ही हाइप बन सकती है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्विटर के ऊपर #फिनिश द स्टोरी, ये जो क्या है, ये जो हैशटैग है, ऑब्वियसली हैशटैग है, इसके ऊपर एक इसकी डेडिकेटेड इमोजी आ गई है। और ये इमोजी कोडी रोड्स की, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप ट्विटर पे #फिनिश द स्टोरी ऐसा करके कुछ ट्वीट करते हो तो साथ में कोडी रोड्स की जो इमोजी है वो आ जाएगी। वैसे मैं ट्विटर पर अभी रिसेंटली एक्टिव तो नहीं रहा हूँ, बट अब मैं सोच रहा हूँ रेसलमेनिया के आसपास कुछ करने की। तो अगर आप आना चाहो तो आप ट्विटर के ऊपर भी आ सकते हो, क्योंकि ट्विटर वो प्लेस है जहां से सारी भसड़ की शुरुआत होती है। और भसड़ तो मचनी ही है रेसलमेनिया में, चाहे रोमन रेंज जीते या फिर कोडी रोड्स जीते, चाहे रॉक के पक्ष में मामला जाए या फिर उनके अगेंस्ट में जाए। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोवर्शियल चीज के बारे में, और मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा आज कॉमेंट सेक्शन में आपकी क्या एक्सपर्ट राय है इसके ऊपर। तो बेकी लिंच का कहना यह था अपने रिसेंट इंटरव्यू में कि रोमन रेंज के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला है रेसलमेनिया में कंपीट करना। अब उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो कहती हैं कि रोमन रेंज का जो शेड्यूल है उसका वो डबल काम करने वाला है रेसलमेनिया में, क्योंकि उसको दोनों नाइट पर कंपीट करना है और रिसेंटली हार्डली वो शोज पर आया है। तो इसलिए फाइटिंग चैंपियन सेथ रॉलिन्स और फाइटिंग प्रिटेंड करने वाला चैंपियन कोडी रोड्स, इनके लिए तो काम बहुत ज्यादा ईजी होगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि बेकी लिंच ने रोमन रेंज के बारे में तो कॉमेंट कर दिया, रॉक के बारे में तो जरा सोचो। लोग तो इवन यही नोटिस कर रहे हैं कि मंडे नाइट रॉ में मारने में ही रॉक की जो सांस है, जो हाफ है, वो ऐसे मतलब सांस फूलने लग गई उनकी। अब देखो बंदे की एक एज आ जाती है तो फिर उसके बाद जाके वो हो जाता है। बट मैं ये नहीं बोलूंगा किसी वे में जाके उसको ट्रोल करना चाहिए। भाई कौन सा हम एक्साइटेड है कि रॉक रेसलिंग ही करेगा? सोचो अभी मैच नहीं हुआ, उससे पहले कितनी एक्साइटमेंट हो गई है। बाकी वो रेसलिंग करना तो इस स्टोरी का पार्ट होता है। मैं तो इस तरीके से सही बताऊं डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रोडक्ट को कंज्यूम करता हूं, ये तो मुझे पता ही है। भाई रॉक कोई ऐसी परफॉर्मेंस तो नहीं दे देंगे जो कि सेथ रॉलिन्स या फिर रोमन रेंज या फिर कोडी रोड्स के लेवल को मैच करे, रेसलिंग वाइज कह रहा हूं, लेकिन उनका अपना एक अलग एंगल होगा, तो उस हिसाब से ये है। बाकी बेकी लिंच की स्टेटमेंट के बारे में अपने थॉट्स में जरूर बताना। कभी मुझे ऐसा लगता है, मैं बताऊं तो, कि बेकी लिंच को कुछ बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि उससे फिर थोड़े बहुत पंगे खिंच जाते हैं। अब बात करते हैं रेसलमेनिया के नाइट 1 और नाइट 2 के ऑफिशियल मैच कार्ड के बारे में, कि कौन सी नाइट पर कौन सा मैच होगा। सबसे पहले नाइट 1 की शुरुआत करते हैं। ऑब्वियसली मेन इवेंट के अंदर ये टैग टीम वाला मैच ही है। उसके बाद मैच कार्ड पर जो दूसरा है वो है बेकी लिंच और रिया रिप्ली का। उसके बाद गुंथर और सैमी ज़ेन का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच, जे और जिमी ऊसो का भी मैच नाइट 1 के ऊपर है। फिर ये जो डब्ल्यूडब्ल्यूई लैडर वाला मैच कर रही है अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स के लिए, वो भी इसी शो पर होगा। जेड कारगिल जिस मैच में 6 वुमेन टैग टीम मैच, वो भी नाइट 1 के ऊपर है। एंड फाइनली जो टैग टीम मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बिल्कुल लेटेस्ट ही किया है, रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली वर्सेस सांतोस एस्कोबार और साथ में डोमिनिक मिस्टीरियो, ये वाला टैग टीम मैच नाइट 1 पे होगा। अब नाइट 2 की बात कर लेते हैं। वही रोमन रेंज और कोडी रोड्स का वो मेन इवेंट में है। ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिन्स, एज एक्सपेक्टेड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको नाइट 2 पर ही रखा है। इयो स्काई वर्सेस बेली, ये मैच भी नाइट 2 पर है। लोगन पॉल की यूएस चैंपियनशिप के लिए जो कि वो डिफेंड करेंगे अगेंस्ट रैंडी ओटन केविन ओवंस, ये भी नाइट 2 पर है। एली नाइट वर्सेस एजे स्टाइल्स का भी नाइट 2 पर। फाइनल टेस्टमेंट वर्सेस ये जो फैक्शन है बॉबी लैशली स्ट्रीट प्रॉफिट्स वाली, ये भी नाइट 2 पर है। तो इस तरीके से ये जो कार्ड है वो पूरा बन जाता है। अब मैं थोड़ा सा बायस्ड हूं इसलिए क्योंकि रेसलमेनिया की नाइट 1 पर हम बैठक कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा था भाई ज्यादा मैचेस नाइट 1 के ऊपर आ जाए। लेकिन ठीक है, मेरे ख्याल से वो जे और जिमी वाला मैच वो अपने आप में एक अलग अट्रैक्शन नाइट 1 के लिए, और जो टैग टीम वाला मैच है वो तो सबसे ही अलग अट्रैक्शन है, क्योंकि रॉक कौन सा सेकंड नाइट को कंपीट करने वाला है। अगर एक्चुअल में चड्डी पहन के रॉक आएगा तो वो तो नाइट 1 के ऊपर ही आएगा, तो उसके तो अलग ही मजे हैं। तो ये इस तरीके से जो रेसलमेनिया का लाइनअप है वो कुछ होने वाला है। ब्लड लाइन के नए मेंबर्स आ सकते हैं ब्लड लाइन में, ये तो आपको पता है, स्टोरी चलती ही रहती है। तो लेंस एनवाई, जिनकी मैंने आपको रिसेंट पिक्चर भी दिखाई, अगर आप एक्टिव चैट रहो, अभी नहीं दिखाऊंगा भाई, वो दिखा दी तो तभी दिखा दी थी। उन्होंने कैसे अपनी फिजिक बहुत तगड़ी बना दी है, पहले वाले लेंस एनवाई नहीं रहे, तो उन्होंने लिखा कुड आई बी द नेक्स्ट, और साथ में उन्होंने वो वी द वन वाली इमोजी भी थ्रो करी है। तो क्या इससे टीज कर रहे हैं? ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा यहाँ पे, बस बता रहा हूँ आपको कि ऐसा हुआ, क्योंकि ज्यादा घुसने का फायदा है नहीं इसमें। जब डब्ल्यूडब्ल्यूई को ब्लड लाइन के मेंबर्स को लाना होगा
तब वो लेके आ जाएंगे। रॉक के बारे में मैंने आपको बताया था कि उनके लिए जो चीजें लिखते हैं, जो उनके लिए काम करते हैं, ब्रायन गेविट्स, उन्होंने रिसेंट एक इंटरव्यू में कुछ रॉक के बारे में अंदर की बातें बोली जो ESPN के साथ उन्होंने दिया। वो यहाँ पे बोलते हैं भाई जो बातें चल रही थी ना कि रोमन रेंस और रॉक का मैच होगा, अब पहली बार ऐसा कंफर्म हुआ कि एक्चुअल में रियली WWE का वही प्लान था। ब्रायन गेविट्स ने यही बोला कि प्लान यही था, लेकिन रॉक के बारे में ऐसा मत सोचो भाई, रॉक को इस बिजनेस की बहुत नॉलेज है, उसे पता है कि कार्ड इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू चेंज। तो जब ये चीज हम पहले से जबकि प्रिपेयर कर चुके तो उन्होंने ऐसे कर कुछ बोला कि वी हैव लाइक 95 पेजेस ऑफ मर्चेंडाइज। तो इससे वो मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहे थे कि बहुत सारे जो प्लान्स हैं उनके ऑन द पेपर ऑलरेडी आ चुके थे, लेकिन क्योंकि रॉक जो है समझदार इंसान है तो उन्होंने जो है प्लान्स में चेंज कर दिए और WWE ने भी कर दिए, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो जिस तरीके से ऐसा माहौल नहीं बनाया जा रहा था कि भाई रॉक तो बिल्कुल ईगो में रहता है अपनी, तो वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। आपने देखा ही होगा सारे के सारे लोग कैसे रॉक के ऊपर चढ़ गए थे, लेकिन थोड़ा सा इंसान का बैकग्राउंड पहले से देख भी लेना चाहिए कि वो है कैसा, क्योंकि हर एक इंसान को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता। तो ये है हमारा आज के इस वीडियो से ज्ञान। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और जो रॉक और रोमन रेंस, कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का जो मार पिटाई वाला सेगमेंट था, उसको प्रोड्यूस किसने किया था? अब सबसे पहले जब मैं बोलता हूं ना प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस सेगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, यानी कि उस सेगमेंट में क्या होगा, कैसे होगा, उसकी देख रेख कौन कर रहा है, यानी कि वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, उसके पीछे कौन है। क्योंकि राइटर्स, क्रिएटिव सारे लोग होते हैं, लेकिन जब मैं प्रोड्यूसर्स का नाम लेता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसका नाम आ गया तो मतलब सब कुछ उसने ही किया है। ऑब्वियसली वहां पर जो सुपरस्टार्स इन्वॉल्व हैं उनका इनपुट होता है, लेकिन ऑफिशियली अगर देखा जाए तो उसका प्रोड्यूस किया था बॉबी रूड ने, जो कि पहले रेसल किया करते थे, अब पता नहीं वो करते नहीं या वो रिटायर हो चुके हैं, ऐसे कुछ तो उनके बारे में मिक्स बातें चलती रहती हैं। रिटायर नहीं हुए वैसे, आ जाएंगे शायद आने वाले टाइम में, लेकिन फिलहाल अपने इस काम को एंजॉय कर रहे हैं। और साथ में माइकल हेज जो कि WWE के साथ बहुत टाइम से हैं। तो ये दो ऑफिशियल नेम्स हैं जिन्होंने इस सेगमेंट को प्रोड्यूस किया, यानी कि जो सारी बातें हैं रॉक, रोमन, कोडी, सेथ, ट्रिपल ए सब लेके गए होंगे और उसके बाद जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके ग्रीन सिग्नल आ गया। मतलब ये नहीं कि उनके ग्रीन सिग्नल का वेट करें तभी होगा, ऑब्वियसली साथ में बैठ के करते हैं। तो समझ गया आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहाँ ब्रॉक लेसनर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और यार ये ऐसी बात है कि मन तो नहीं कर रहा आपको बोलने का, लेकिन है ही कुछ ऐसी, क्योंकि जो सच है वो तो बताना ही पड़ेगा। रेसलमेनिया 40 के WWE ने मूवमेंट्स वाली वीडियो निकाली अपने YouTube चैनल पर ही, जिसमें एक मूवमेंट है जब सेथ रॉलिंस अपना कैश इन करते हैं। सेथ रॉलिंस ने किस मैच में कैश इन किया था? रेसलमेनिया 31 में ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के मैच में। लेकिन पर्पसली यहाँ पे साफ साफ लग रहा है कि ब्रॉक लेसनर को इस वीडियो से हटाया गया है, क्योंकि ना तो इस वीडियो में कहीं ब्रॉक लेसनर है, और चलो नहीं भी है कोई बात नहीं, लेकिन वो जो मूवमेंट था सेथ रॉलिंस के कैश इन करने वाला, वहां पे इंपॉर्टेंट बंदा ब्रॉक लेसनर ही थे। भले ही रोमन रेंस पिन हुए थे, लेकिन मैच में चैंपियन कौन था? तो ब्रॉक लेसनर थे। लेकिन WWE ने बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक उस क्लिप में ब्रॉक लेसनर को दिखाया ही नहीं है। अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टिंग लगता है कि एक तरफ तो ब्रॉक लेसनर के बारे में चीजें पता चलती है कि यार वो उस वेबसाइट के ऊपर अभी भी हैं, फिर बात आती है और उनके लिए चीजें WWE या प्लान्स ऐसे मूव होना शुरू हो चुके हैं, फिर ऐसा लगता है कोई सरप्राइज होगा, फिर वो ट्रक में भी हो जाते हैं WWE के प्रोडक्शन ट्रक में, लेकिन फिर ऐसे लगता है कि सोशल मीडिया पर तो कुछ और ही चल रहा है। तो बहुत ही अनसर्टेन है भाई यहाँ पे, जैसे मैं आपको बोल ही रहा हूँ, कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया में अपीयर हो जाएंगे, बट अगर हो गया तो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। अगेन आपको पता ही है, वो बातें घुमा फिरा के बार बार सेम बात करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे एक ट्वीट है जिसमें एक सवाल पूछा गया है, मैं चाहता हूं कि आप भी जरा इसका आंसर दो। मैं दूं या ना दूं मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे को यूजुअली आदत है आराम से 10 मिनट लगा के अपना कोई ओपिनियन देने की, तब जाके किसी में फाइनल वर्डिक्ट पे आता हूं। इवन कई बार मैं ऐसी वीडियो शुरू कर देता हूं, मुझे भी नहीं पता एंड में मैं क्या बोलने वाला हूं, तो वो बेसिकली डेडिकेटेड वीडियो होती है। तो यहाँ पे सवाल है कि क्या रॉक का रिटर्न ग्रेटेस्ट है WWE की हिस्ट्री में? और जब ये WWE की हिस्ट्री की बात हो रही है तो मतलब पुराने सारे टाइम की हो रही है। इवन अभी रिसेंट में उठा लो तो CM पंक का भी रिटर्न हुआ था। लेकिन अगर मैं आपके दिमाग में थोड़ा सा एक फ्रेम डालना चाहूँ, एक एंगल डालना चाहूँ, तो रॉक वापस आए ये सिर्फ एक रिटर्न नहीं है, ये एक ऐसा रिटर्न है जो कि अपनी स्टोरी को तो इंटरेस्टिंग बना ही रहा है, लेकिन साथ में बहुत सारी नई ऑडियंस तक WWE का कंटेंट पहुंचा रहा है। इवन बहुत सारे लोग तो मुझे ऐसे पता है इस चैनल पे जो कि आए हैं, भाई हम पहले आपकी वीडियो देखते थे, अब दोबारा आ गए क्योंकि रॉक आ गया और पता चला WWE तो बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। तो सारे एस्पेक्ट से देखा जाए तो भाई यहाँ पे ऐसा मतलब अगर कोई बोल रहा है कि रॉक नहीं है तो उस पर सवाल जरूर उठ सकता है, भाई कैसे बोलो ग्रेटेस्ट रिटर्न नहीं है। लेकिन अगर ये बोल रहे हैं कि सबसे ही ग्रेटेस्ट है तो फिर काउंटर में और सारी चीजें भी आ सकती हैं। तो आज जरा कमेंट सेक्शन में बताना, मैं भी रिप्लाई करूंगा, देखते हैं किसका मतलब एक अच्छे से रिप्लाई देना कि हाँ अगर है तो क्यों नहीं है, और नहीं है तो फिर दूसरा आपको कौन लग रहा है, क्योंकि फिर मजा आता है ना ऐसे कम्युनिटी में अगर बातें होती हैं। तो रेसलमेनिया का स्टेज भी जरा आपको लेटेस्ट दिखा लेता हूँ। ये यहाँ पे आप एक ट्वीट देख सकते हो, ये बारिश हो रही है क्या यहाँ पे? ऐसा कुछ वेदर तो नजर आ रहा है, पानी वानी भी पड़ा हुआ शायद, यार लग रहा है इस फोटो में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है इसके जो शेडोज है वो हाई हो गई हैं,
तो यहाँ पे ये फोटो में दिख ही रहा है आपको भाई, ऊपर से वो जो है डाला हुआ है उन्होंने छज्जा, और तो मैं उसको छज्जा ही बोलूंगा भाई, घंटा तो टांग नहीं रहे ऊपर। एक कहाँ ऐसा लग रहा था कि शायद घंटा टंग जाएगा ऊपर तो अच्छा फील आ जाएगा, तो रेसलमेनिया का वैसा कुछ है नहीं यहाँ पे। स्टेज पता नहीं क्यों इंटरनेट पर तो बोल ही रहे हैं कि एवरेज है। अब मैं यूजुअली इतनी जल्दी कमेंट करता हूं, लेकिन मुझे भी लग रहा है यार कुछ ऐसा खास तो लग नहीं रहा। और ये जो स्टेज को एवरेज कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले WWE रेसलमेनिया में अच्छे ही स्टेजेस बनाती है, मोस्टली अगर उठा के देखे तो ज्यादातर अच्छी होते हैं, कभी कभी बीच में फट्टू कर देते हैं, अब अपना कभी बजट कट जैसे जब इनका चलता है वो करने के लिए। तो अभी तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे स्टेज, अभी आप बताओ कैसा लग रहा है, लेकिन WWE रिवील करेगी एक रेसलमेनिया स्टेज, आई थिंक उसकी एक लाइव रिएक्शन वीडियो भी आ सकती है, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स अपने नाइट 1 में कौन सी वेट बेल्ट का यूज करने वाले वो आप देख सकते हो, ये फ्यूजन कर दिया गया है सेथ रॉलिंस और अमेरिकन नाइटमेयर का, यानी कोडी रोड्स का फ्रीकिंग नाइटमेयर से, तो इस वाली बेल्ट के साथ वो आएंगे। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि इसके ऊपर कोडी रोड्स का ब्लड भी लग जाए, वो काम कौन करेगा ये बताने की मुझे जरूरत तो है नहीं, क्योंकि इतने समझदार तो आप लोग हो ही। आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी, रोमन रेंस और कोडी रोड्स, इनका जो $multi-billion जो भी बोलना है क्वेश्चन है कि इस मैच में जीतने कौन वाला है, तो ज़ेरो न्यूज का ये बताना है यहाँ पे कि WWE ऑलमोस्ट डेली ही चेंज कर रही है इस मैच के विनर को, इस मैच के रिजल्ट को, ताकि इसको लीक होने से बचाया जा सके। जैसे उन्होंने बोला कि जो मेन इवेंट है वो कल तक उसमें ऐसा था कि ये कोडी से रोमन की तरफ चेंज हुआ, लेकिन उसके बाद वो फिर से कोडी रोड्स जीतेंगे ऐसा करके कुछ हुआ है। और वो साथ में ये बताते हैं कि जो रिजल्ट है वो लॉक हो जाएगा फ्राइडे तक, तो इस तरीके से वो बता रहे हैं फ्राइडे पीएम तक हो जाएगा। तो अभी भी मतलब माहौल कुछ ऐसा है कि WWE बिल्कुल गिव अवे नहीं करना चाहिए कि इस मैच का रिजल्ट क्या है। हालांकि ऑब्वियसली ज्यादातर लोगों का मानना है कि इस मैच में कोडी रोड्स ही जीतेंगे, लेकिन भाई कभी भी आप ऐसा मान के मत चलना, क्योंकि पॉसिबिलिटी ज्यादा रख सकते हो, लेकिन कंफर्म वाली चीज तो WWE के साथ मत ही बोलो, क्योंकि अभी ट्रिपल एच आ गए हैं तो ये तो कभी कभी ऐसी ऐसी चीजें करते थे जो विंस मैकमैन से भी ज्यादा उलट पुलट होती है, और इसके लिए मेरे को आपको ज्यादा कुछ एग्जाम्पल देने की जरूरत है नहीं। सीएम पंक वापस आ गए WWE कंपनी में, इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। भाई गाइस, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसा ही कंटेंट भाई रेसलमेनिया के साथ साथ आने वाला है। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।